दिलदार पाकिस्तान की हालात हाजरा की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। तहरीके अदमे इत्तेमाद या तहरीके अदमे इत्तफाक। आपको पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि हमें जो मुनासिब नाम लगता है इसका वो है तहरीके अदमे इत्तफाक। दिलचस्प सुर्खियां देखते देखते इस तहरीक ने अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। तो इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी खबरें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि शायद ही कभी ऐसी बदली हों। वैसे तो यहाँ बैठे हुए लगता है कि वहाँ पर मालूम नहीं क्या कुछ हो रहा है, इतना निज़ाम जो है वो ख़राब है। लेकिन जब भी मेरा पाकिस्तान जाना हुआ तो आम जिंदगी अपने मामूल पर नज़र आई। और फिर कई दफ़ा ये है कि वो जो रेड जोन है वहाँ से भी काफ़ी दफ़ा गुजर हुआ काम की वजह से। तो वहाँ पे हैरानगी होती थी कि कोई बहुत ज़्यादा उसके बाहर भी हलचल नज़र नहीं आती थी, कुछ आमदोरफ्त नज़र नहीं आती थी। तो अक्सर ये सोचा कि वो सब कुछ जो टीवी पर देखते थे या यूट्यूब पर नज़र आता है वो हल्ला गुल्ला कहाँ पर हो रहा है। खैर ये भी गनीमत है। तो अब ये तहरीक जो है बिल्कुल अगली स्टेज पर पहुंच गई है। 25 तारीख है आज और अब यहाँ के वक्त के हिसाब से तकरीबन कुछ घंटे हैं जबकि कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। और ये सब सुर्खियाँ और ये सब इंटरव्यूज़ वगैरह ये सब पुरजोश तरीके से बार बार टीवी चैनल्स दोहरा रहे हैं। इमरान खान को वजारत से हटाना है चूं चूं के मुरब्बे ने, और सदर को भी अपने ओहदे से हटाना है। ज़रा थोड़ी देर के लिए ये खौफनाक तस्वर अपने सामने लेकर आएं जो कि डरावना ख्वाब है फिलहाल कि इमरान खान को हटाकर वो सदर की बारी तो खैर बाद में आएगी। अब ज़रा अपना तस्वर जो है वो लेकर चलें बिलावल जरदारी और मौलाना की जोड़ी, वज़ीर आज़म और सदर। खुदा न खास्ता ये सर झुकाने के लिए बहुत है, हमारा सर सारी दुनिया के सामने। तो आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो जाहिर है कि आपको ये बातें जो हैं मुल्क की बातें, मुल्क की इज्जत की बातें ज़रा ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि आपका मेल जोल या उठना बैठना या काम की वजह से किसी भी वजह से दूसरे लोगों के साथ भी होता है। फिलहाल महंगाई मार्च को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है और जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और अगर आपने हालिया बिलावल की चीखें सुनी हो, लगता है कि बिलावल के पागल होने के दिन आ गए हैं। चीख चीख कर तकरीर करना, इमरान खान की बातों का जवाब देना। माना कि इमरान खान ने कुछ बातें की और जाहिर है कि जो इमरान खान का क्राउड है वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ बोलें, वो बिल्कुल एक साइड पर रहने दें। बिलावल जरदारी एक तरफ अपनी चीखों में ये बताना चाह रहे हैं कि हम हुकूमत से अदालतों में, पार्लियामेंट में लड़ेंगे, अपने आप को प्रॉपर बताने के लिए। साथ ही उसी सांस में इमरान खान के बच्चे और इमरान खान की बहन उनको बीच में घसीट लेते हैं और बिल्कुल मरियम सफदर की लाइन पर वही काम जो कि वो करती है, ये इमरान खान को उल्टा करप्शन, अलीमा को उल्टा करप्शन पर इल्ज़ाम देते हैं। अब क्योंकि इमरान खान ने जरदारी का नाम एक दफ़ा फिर ले लिया है, तहरीके इंसाफ के जो भागने वाले अगर जरदारी के साथ बैठे हैं तो ये कोई भी नहीं कहेगा कि पैसा इन्वॉल्व नहीं था। विच इज़ अ फेयर कमेंट। दारी साहब तो नहीं माइंड करते, उनको पता है कि उनके जो अमेरिका के मिलने वाले हैं वो भी उनको मिस्टर 10% कहते हैं, लेकिन जरदारी साहब तो बस लगता नहीं है कि उनको किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो बिलावल को किस बात का गुस्सा आ रहा है? बिलावल ने ना जाने अमेरिका में जो तालीम ली उसका क्या किया, और इसी दौरान तहरीके अदमे इत्तफाक में फिर नए सिरे से हलचल शुरू हो गई है। फिर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस ट्रस्ट तो है ही नहीं है। वो तो एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। दूसरी तरफ दस्तगीर साहब टीवी चैनल पर बैठकर एतराज़ करते हैं कि अमेरिका ने कब तुमसे अड्डे मांगे थे। रियली? क्या वाकई ये लोग इतने मासूम हैं? क्या वाकई बिल्कुल गए हैं कि इनको फर्क का पता नहीं है? टीवी चैनल्स इन सब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देते हैं। इन लोगों को चाहिए कि ये अपने अपने हलकों में जाएं, लोगों की शिकायतों का हल निकालें। और अगर वाकई में इन्होंने उन लोगों की शिकायतों का हल निकालना है जिन्होंने इनको वोट दिया है, तो उनको आउटसाइड द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हर चीज़ का दारोमदार हुकूमत पर छोड़ा है, क्योंकि इनके जो डिमांड्स हैं सब पूरे नहीं हो सके। अगर ये लोग अपने लिए पैसे कमा सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े घर, बड़ी कारें और बड़े खर्चे कर सकते हैं, तो अपने इलाकों में लोगों की मदद भी कर सकते हैं। उनको चाहिए कि उनकी मदद करें और उनके लिए और उनके साथ मिलकर काम करें। टीवी पर बैठकर बताते हैं कि हमने कुरान पर हाथ रखकर ये कहा और वो कहा। बहुत देखा है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कसमें बड़ी आसानी से खा लेते हैं, और कुरान पर या बच्चों के सरों पर हाथ रखना तो कोई बहुत बड़ी और मुश्किल बात ही नहीं है बहुत से लोगों के लिए। तो ये तो सियासतदान है।
ایک کلپ میں شہباز گل کو دیکھا اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے۔ ایک صحافی محترمہ شکایت کر رہی تھی لفظ دلال استعمال کرنے پر۔ آپ نے وہ کلپ ضرور دیکھا ہوگا۔ جہاں تک انگریزی زبان اور اردو زبان کا تعلق ہے تو اکثر انگریزی زبان تو، تم اور آپ میں فرق نہیں رکھتی۔ اردو اور پنجابی دونوں تم، تو، آپ اور تسی کو مہذب کر دیتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ انگریزی کے ایسے ہیں جو چھوٹے اور بڑے کی تفریق ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ یوں کہہ کے۔ کچھ وہ الفاظ جو ہماری پنجابی اور اردو میں خامخواہ ایک گالی سمجھے جاتے ہیں اپنے دوہرے استعمال کی وجہ سے، بالکل ویسے جیسے ہمارا اپنا معیار بھی دوہرا ہے۔ تو شہباز گل نے بالکل صحیح کہا۔ محترمہ اپنی شکایت کے بعد جواب لے کر بہت ریلکٹنٹلی ایک سائڈ پر ہوئی، معمولی سرکیں، اور کچھ مرد حضرات، اور یہ غالباً سب دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ زیادہ تر رپورٹرز یا صحافی ہیں، مور لائکلی رپورٹرز۔ اس ہجوم میں کچھ مرد حضرات جو تھے وہ تھوڑے سے پریشان، اور اس کے جو دوسرے مرد حضرات تھے وہ معنی خیز دبی مسکراہٹ چہروں پر پہنے ہوئے تھے۔ اب انگریزی زبان بروکر اور ایجنٹ کا پیشہ نارمل اور ایکسیپٹیبل طریقے سے پیش کرتی ہے، لیکن اپنی زبان میں اس کا صحیح ترجمہ ایک ہی پیشے کو بہت سے مختلف اور شرمندہ رنگ دیتا ہے۔ آپ میں جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں شاید ان کو کبھی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ پاکستان میں ان کے رشتہ دار ان کی انگریزی یا ان کے بچوں کی انگریزی پر تنقید کرتے ہوں گے، اور یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے ایک دفعہ تو ضرور کہا ہوگا، ہائے ہائے آپ اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھاتے، آپ نے اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھائی۔ ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی شاید کسی دن انگریزی کا سہارا لینا پڑے جب ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنا پڑے۔ اب آتے ہیں خدا نخواستہ مستقبل کے صدر پاکستان۔ خدا نخواستہ تو کہا ہے، شاید صابن کے ساتھ زبان بھی صاف کرنا پڑ جائے۔ ابھی مولانا کے فتوے کی ایک ویڈیو لیک نظر آئی۔ جمہوریت کے پیچھے چھپنے والے، جمہوریت کا جھنڈا بلند کرنے والے اس ویڈیو لیک کے بعد اگر ضمیر ہے تو شاید پریشان ہوں گے۔ شرمندہ ہونا تو ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے۔ ان کے لیے اپوزیشن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت اچھا کام بھی کرے تو اسے برا کہو۔ مولانا نے ایک دفعہ پھر ثبوت دیا ہے کہ ان کو کرسی کا بخار ہے، نہ کہ غریب لوگوں کے مسائل اور مہنگائی کا بخار ہے۔ جس ملک سے ان کو عزت چاہیے، صدر پاکستان کا عہدہ اور مراعات چاہیے، اس ملک کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ اگر حکومت اچھا کام کرتی ہے جو کہ ملک یا عوام کے لیے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم کچھ بھی ہے، اگر اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو اپوزیشن میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو برا کہنا ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں۔ مولانا کی بات سے صاف ان کا پوائنٹ آف ویو اور جمہوریت کی انڈرسٹینڈنگ اور لیک دیئر آف بالکل عیاں تھی۔ ایسے لوگ نہ تو حکومت اور نہ اپوزیشن کا حصہ ہونے چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف ماشاء اللہ ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ مولانا کے جتنے پیروکار ہیں، افسوس کی بات ہے کہ لاتعداد ہیں، دوسرے مولانا اور اسلام کے علمبردار ان کی پارٹی میں شامل ہیں۔ تو مولانا اپنی جہالت اب ان سب میں پھیلا رہے ہیں، اور کب سے پھیلا رہے ہیں؟ یہ ضرورت ہمیشہ سے تھی کہ ایک عام مسجد کے امام کے لیے بھی کوئی بنیادی تعلیم اور مینٹرشپ کی ضرورت ہے، اسکالرز نہ کہ کسی اور مولانا کی مینٹرشپ کی۔ مولانا کے اس ویڈیو کے بعد مولانا کو چاہیے کہ جمہوریت کا جھنڈا کہیں عزت سے دفن کر دیں اور ریٹائر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہو، لیکن لگتا نہیں، کیونکہ مولانا کی کسی بھی بات سے نہیں پتہ لگتا کہ ان کو صحیح جمہوریت کا پتہ ہے۔ ان کو صرف اقتدار چاہیے، ان کو صرف مراعات چاہیے۔ اونلی ان پاکستان۔ پاکستان میں ویسے تو اور بھی کئی پریکٹسز ہیں جن کے بارے میں انسان صرف حیران ہی ہو سکتا ہے یا پریشان، لیکن جو کچھ پاکستانی سیاستدان کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو کئی دفعہ انسان کچھ کہہ بھی نہیں سکتا سوائے اس کے اونلی ان پاکستان۔ اپنی کسی پچھلی پوڈ کاسٹ میں میں نے جمہوریت میں اپوزیشن کے رول کی بات کی تھی۔ آج پھر کہنا ضروری ہے کہ اپوزیشن کا رول جو ہے ساتھ ساتھ میں حکومت سازی بھی ہے، بیٹھ کے تسلی سے، آرام سے، ڈسکشنز کے تحت، اپنے پروپوزلز کے تحت ملک کے لیے قانون سازی کرنا اور ملک کے لیے کام کرنا، کیونکہ یہ مسئلہ صرف مولانا کا نہیں ہے، میجورٹی اپوزیشن جو پارٹیز ہیں ان کے ممبران کا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے، اور خاص طور پر عمران خان کے لیے، پاکستان کو سدھارنے کے لیے پہلے تو وہ کہیں سے صحیح محب وطن لوگ لے کر آئے جو مل کر اس کے ساتھ ایک ویژن کو لے کر چلیں، لیکن میئر موٹلز جو ہیں وہ یہ ان کے بس کی بات نہیں کہ کہیں سے فرشتوں کو اکٹھا کر لیں۔ بات یہ بھی نہیں کہ ایماندار، محنتی اور محب وطن لوگ پاکستان میں موجود نہیں، لیکن وہ ان پروفیشنل سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے کبھی آگے نہیں آئیں گے۔
आखिर घर साफ करने के लिए गैर जरूरी चीजों को बाहर फेंकना पड़ता है एक बहुत बड़ी रबिश टिप में। मुझे अभी भी यकीन है कि अगर सियासतदानों के लिए एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बना दिया जाए और उसके अलावा कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। आखिर एक मामूली मुलाजमत के लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन और तजर्बा बताना पड़ता है। अगर आपको नौकरी मिल जाए फिर आप बाकायदा ट्रेनिंग पीरियड से गुजरते हैं। तो सियासतदान की ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना या 3 महीने बाकायदा आर्मी कैंप में होनी चाहिए। तो इस ट्रेनिंग में पास हो जाए उसको अगले 5 साल सियासत करने का सर्टिफिकेट दिया जाए। और ये सर्टिफिकेट सारी जिंदगी के लिए नहीं होना चाहिए, इसकी एक्सपायरी कम से कम 1 टर्म और ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म होनी चाहिए। आर्मी ट्रेनिंग के जो फायदे हैं मुझे यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में कभी जमाना था हर माँ बाप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, अभी भी कुछ है। फिर डॉक्टर के साथ वकालत के प्रोफेशन भी बराबर आ गए मुकाबले में। इसके बाद इंजीनियर्स के प्रोफेशन की थोड़ी सी सुनी गई, यहाँ तक कि मीटर रीडर भी अपने आप को इंजीनियर कहलवाने लगे। जब तक सिविल हुकूमत रही पाकिस्तान में ये चंद प्रोफेशन काफ़ी हद तक डिमांड में रहे। फौजियों के नसीब हर मार्शल लॉ के दौरान चमके। इसके बाद जिस शख्स को शौक था मॉडल या एक्टर बनने का या टीवी पर बैठने का, उन्होंने माँ बाप को खुश करने के लिए और माशरे में इज्जत बढ़ाने के लिए अपने पसंदीदा प्रोफेशन को भी इज्जत देने के लिए पहले डिग्री ली किसी न किसी तरह, और इस तरह काम चलता रहा। आजकल इन सब प्रोफेशंस को पीछे छोड़ दिया है सियासत ने। अब अक्सर नौजवान या वो लोग जिनको और कोई नौकरी नहीं मिलती और वो मौजूदा सियासतदानों को फलता फूलता देखते हैं, इसलिए इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। कई लोगों से सुना है कि आजकल पैसा सिर्फ सियासत में है। और मजे की बात तो ये है कि सियासतदान और वोटर्स दोनों ही भूल जाते हैं कि सियासतदान एक हुकूमती नौकरी कर रहा है। वो अलहदा बात है कि लैंड क्रूजर चलाता है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर वो सियासतदान जिनको मौलाना की तरह जमहूरियत के मतलब का पता नहीं है, आजकल की इस हंगामा आराई से और पिछले पूरे जो 3.5-4 साल हैं पार्लियामेंट में बदतमीजी और हंगामा आराई से उन्होंने गुजारे हैं, अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं इन सब ने कितना नुकसान किया है इन 4 सालों में पाकिस्तान का, और अब मज़ीद वक्त ज़ाया कर रहे हैं तहरीक लाकर। अगर कुर्सी का इतना शौक है तो 1 साल और इंतज़ार कर लेते, कम से कम लोगों को ये बताने के लिए कि वो मुल्क के साथ वफादार हैं और मुल्क में बदनज़मी नहीं लाना चाहते। सब्र नहीं हुआ उनसे जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, ख़ास तौर पर जोड़ तोड़ करने के लिए। हमारे सादे से लोग तो इमरान खान को महंगाई की वजह से समझते हैं कि उसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, और इसी वजह से बहुत से लोग नून लीग को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस दौर में उनको यूं लगता था कि महंगाई को रोक कर रखा हुआ था, और उनको वाकई में ये समझ नहीं है और याद भी नहीं है कि इस हकदार की समझदारी से कीमतें कम हुई थी। पैदा तो पहले ही उन्होंने आपस में समझौता करके छलनी किया हुआ था। अब इस तहरीक की मुद्दत कम हो रही है दिन ब दिन, तो पीपल्स पार्टी के मोतबर लोग सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ बाप बेटा अफ्तारियां कर रहे हैं एक्स्ट्रा अदाकारों के साथ, और आजकल जरदारी साहब अस्पताल के कमरे में नजर नहीं आते हैं। शेरी रहमान ने पिछली सदी से अपना बयान सेट किया हुआ है। एक मखसूस सेंटेंस है उनका, जब ज़रूरत पड़ती है उसे झाड़ पोंछ कर सहाफ़ियों के सामने रख देती हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम बैठकर सियासी फैसला करेंगे। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान हमारा सियासी नारा था। हमने सिंध के हर शख्स को रोटी भी खिला दी है, कपड़ों का एक एक बैग भी दे दिया है। रही बात हमायतियों की, तो वो दिल पर या जेब पर हाथ रखकर इधर उधर बहाने से नजर आते रहते हैं रेलेवेंट रहने के लिए कि कहीं टीवी स्क्रीन से उनको कोई गायबाना हाथ नोच कर बाहर ना निकाल दे। अब आते हैं इमरान खान की तरफ, जो कि गेम ऑफ नर्व्स के बहुत माहिर लगते हैं। 2-3 सहाफ़ी आपस में टीवी पर बैठकर इमरान खान की दी गई पहेली जो है बूझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बूझ के लगता है कुछ थोड़ा सा थक गए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि कोई सरप्राइज रह नहीं गया इमरान खान के पास देने के लिए। अभी तक ना तो अपोजिशन ने नोट किया है, अपनी घबराहट में, अपनी पैनिक में ये लगता यूं है कि इमरान खान ने हालात भांप कर अपनी बाजी काफी देर से शुरू कर रखी है। जरा 1 सेकंड के लिए आप सोचिए, जो मेरी मासूम सी ख्वाहिश थी ऐसी खामखा ये चौधरी निसार जो हैं वो कभी वापस आ जाएं, लेकिन एक अब यूं लगता है कि हो सकता है कि वो आ जाएं, क्योंकि चौधरी निसार की भी समझ आती है कि वो इतने साल क्यों खामोश रहे।
ان کے دل میں شاید تھا کہ کہیں نون لیگ سے کوئی دعوت نامہ مل جائے، نواز شریف سے دعوت نامہ مل جائے۔ ان کی سمجھ آتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ دوست ہوتی ہے تو آپ کافی سنسیئر ہوتے ہیں، اور آپ خواہ میں اپنے آپ کو اس ایک انسپوکن کانٹریکٹ میں باندھ لیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو وہ غلط ہوگا، جبکہ دوسرا انسان جو ہے وہ صرف اپنے مطلب کے لیے لگا ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کی لائلٹی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ ان کی لائلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی لائلٹی صرف ان کے اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اگر چودھری نثار واقعی میں جوائن کر لیتے ہیں تو دیکھنے میں ظاہرہ طور پر تو بہت مزیدار سی بات ہوگی، لیکن اگر اس کی باریکی میں آپ جائیں تو جو انڈیپینڈنٹ مائزی ہیں، جن میں سے بہت سو کی ڈیمانڈ ہے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کی، اور اس وقت جو کھیل زرداری صاحب کھیل رہے ہیں خاص طور پہ کاف لیگ کے ساتھ، کاف لیگ جو اتنے سالوں سے اتنے اونچے سٹینڈ پر کھڑی تھی، بہت بڑا ان کا رتبہ تھا سیاست میں، ہر کوئی ان کے بہت تدبر کی، ان کے تجربے کی بات کرتا تھا۔ بہت سے لوگ جن کو ان کا پہلے پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جو انہوں نے اپنی ایک برانڈ بنائی ہوئی تھی کامیابی سے، جس میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کے اوپر بھی کچھ مقدمات ہیں۔ اب لگتا ہے کہ اتنی دیر کے انتظار کے بعد وہ ایک دم سے مضطرب ہو گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح چاہے سال کے لیے ملے تو پنجاب کی منسٹرشپ ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ بھی ڈراپ کیے جائیں۔ تو افسوس کے ساتھ اب معلوم نہیں کاف لیگ اپنے آپ کو کیسے ریسسیٹیٹ کرے گی، کیونکہ بہت برے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے انہوں نے۔ تو زرداری صاحب جو بھی پیسوں کی پوٹلی یا جو بھی ارادے لے کر سب سے میٹنگز کر رہے ہیں، ظاہر ہے کاف لیگ کو تو صرف وہی پنجاب منسٹرشپ آفر کر سکتے ہیں، نون لیگ تو ان کو کبھی نہیں دے گی۔ تو اگر اس وعدے سے وہ پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھامتے ہیں کہ ان کو پنجاب کا منسٹر بنا دیا جائے گا، کتنی زبردست بات ہوگی کہ اس چیئر پر چودھری نثار بیٹھے ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جب پیٹرول کی قیمت کم کی تھی، اور پیٹرول کی قیمت پورے ملک کے پیٹرول کی قیمتیں تو پوری دنیا میں ابھی بھی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہائی جو پرائسز ہیں پیٹرول کی وہ ہانگ کانگ میں ہیں، اور اس سب چیز کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ ملک جو پیٹرول فراہم کرتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نمبر جو ہے اونچا US کا ہے۔ تو اگر ان حالات میں جبکہ اپوزیشن نعرہ لگا رہی تھی عوام کے درد کا کہ چینی کی پرائسز، آٹے کی پرائسز اور پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، تو جب عمران خان نے پیٹرول کی پرائسز کم کی، کسی کے بھی دماغ میں اس وقت یہ نہیں آیا۔ اس وقت اس اعلان کو سننے کے بعد میں مسکرائے بغیر رہ نہ سکی۔ یہ لگتا ہے کہ عمران خان آئندہ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر حکومت چھوڑنا بھی پڑی تو پیٹرول پرائسز کا جو ہے سارا پہاڑ یہ چون چون کے مربے پر گرے گا۔ اور وہ یہی بات تھی بہت انٹرسٹنگ کہ جو اپوزیشن تھی تب تو پہلے تو رونا رو رہے تھے ہمدردی میں کہ پرائسز بہت زیادہ ہیں، لیکن جب کم کی تو پھر ان کی دوبارہ نئی طریقے سے چیخیں نکلیں، جو کہ ریالٹی تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ہو نہیں سکتی، کم نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف دباؤ ڈالنا تھا انہوں نے، تو جب ہو گئی تو ان کو چیخنا تو تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان نے کچھ اور اعلانات کیے، اور جو دلچسپ سرخیاں آ رہی تھی کہ واہ عمران خان نے یہ اعلان کر دیا، عوام کا دل جیت لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو تھوڑے ریلیف ملی سمجھ لیجئے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ کیونکہ عمران خان کا اپنا پلان بھی تھا ریلیف دینے کے لیے، اس وقت اس بات کو یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید اپوزیشن کے دباؤ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب لوگ یہ بھی بھول گئے کہ اس میں ایک دوسرا عنصر بھی ہے، دباؤ بھی ہو سکتا ہے، جو ایکچوئل اپنا پلان ہے حکومت کا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی مستقبل کا پلان بھی ہو سکتا ہے جسٹ ان کیس۔ یہ جو سب سیاستدان اپنے آپ کو بہت تجربہ کار سمجھتے ہیں، سیاست میں آئے ہیں زیادہ تر ووٹرز کو کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کر کے، ادھر ادھر سے سفارشیں چلا کے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بہت بڑا مقابلہ نہیں کیا، جیسا کہ عمران خان کی زندگی میں اس کو مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع ملا، کیونکہ سپورٹس کے میدان میں کوئی بھی گیم ہو اس میں ہمیشہ ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے اور پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر انالیسس ہوتے ہیں، پھر اس انالیسس سے اگلے جو ہیں اقدامات وہ تعین کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ اس چیز کا ہے کہ وہ جسمانی ورزش تو ہے ہی، جو کہ ضروری ہے۔ عام زندگی میں آپ نہ بھی کریں 2 دن چھوڑ بھی دیں تو چلتا ہے،
लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं उनको रोजाना बिला नाकानी ट्रेनिंग करना पड़ती है जिस्मानी, और वो जिस्मानी ट्रेनिंग जो है ज़हनी ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो सकती। यही वजह है कि ये जो आम सियासतदान हैं वो इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब आप बिलावल की मिसाल ले लीजिए। एक तो अमेरिका से पढ़ाई की, मालूम नहीं क्या हुआ उसका, वर्जिश लगता है उन्होंने सारी उम्र कभी की नहीं, मालूम नहीं कभी जिम की शक्ल भी देखी है। तकरीर करने से पहले लगता नहीं है कि कभी खुद बैठकर उन्होंने तकरीर की है। फिलबदी तकरीर शायद कर सकें, नहीं पता कितनी कर सकें। वही हाल नवाज शरीफ का है, आज तक कुछ फिलबदी बोला नहीं, जो लिख कर भी दिया उसकी भी प्रैक्टिस करवानी पड़ी, जैसे कि OIC के इजलास में उनके साथ हुआ। फ्लाइट में 3 घंटे उनकी प्रैक्टिस होती रही कि आपने ये तकरीर करना है, ये तकरीर करना है। मजे की बात यह है कि उनको किसी ने बोलने की दावत ही नहीं दी। चलिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज जो इजलास हो रहा है पिछली रवायात के मुताबिक तो लगता है कि वो ही प्रोसेस होगा जो कि हमेशा होता है, और फिर अगले दिन तक जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनकी यानी कि मंडे पर बात पड़ जाएगी। लेकिन इस चूचू के मुरब्बे को बहुत ज्यादा जल्दी है, वो बुलाना चाहते हैं कि वो आज ही एड्रेस हो सारा कुछ। उसको ये भी याद नहीं रहा कि उनके जो वहाँ की रवायत है उसको भी पूरा करना है। आजकल क्योंकि जरदारी साहब अंडरग्राउंड काम करने में मसरूफ हैं, बिलावल को चीहे मारने की ड्यूटी दी गई हुई है, तो लिहाजा नवीद कमर जो है उनके आजकल सितारे जागे हैं कि वो खड़े होकर बयानात दें कि जी आज ही ज़रूरी होगा, हमारा ये है वो है। तो पूरी इस पोजीशन को असेंबली की जो रवायत है उसको तोड़ने में कोई भी झिझक नहीं है, और रवायत है अपने एक कॉलीग को इज्जत देने की, उसके एहतराम में इजलास को दुआ खैर करने के बाद मनसूख करने की। सचमुच में ये लोग बिल्कुल उसी अवाम के नुमाइंदे हैं जो पतौकी में रहती है, जो एक लाश के पास बैठकर खाना खा सकती है। ये है इन सब का टोटल इखलाकी वजूद। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ, उनके ड्रामे को इस वक्त कौन नहीं जानता। जरदारी साहब जब अदालत जाते हैं तो व्हील चेयर पर जाते हैं। शहबाज शरीफ कोरोना का बहाना करके अदालत से बाहर कार में बैठे रहते हैं। अगर कोरोना नहीं है तो कमर का दर्द तो कहीं भी नहीं गया। जरदारी साहब ने अपनी व्हील चेयर को मरम्मत करवाने के लिए भेजा हुआ है कहीं। सारे ड्रामे में इन सब एक्टरों को सिर्फ इस वक्त बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो आम अवाम है वो इन सब को बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई है। लोग ये समझ गए हैं कि इस महंगाई के दौर में मुल्क को गैर मुस्तहकम करके ज़ाती मफाद हासिल करना चाहते हैं ये लोग। सोचने की बात तो यह है कि अपोजिशन पार्टीज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहते हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत देर से हंगामा आराई कर रखी थी, लेकिन एकदम एक्शन के लिए पीछे से किसने धक्का दिया इनको? इस बात के जवाब में सोर्सेज और वजूहात बहुत होंगी, मगर आउटसाइड इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सब जिनका खुदा सिर्फ पैसा है, इनमें से किसी को भी तारीख याद नहीं कि अमेरिका के हाथों ईरान का क्या हाल हुआ था। याद है आपको शाह ईरान का दौर? अगर याद नहीं तो कहीं किसी फिल्म में देखा होगा, कहीं डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, कहीं पढ़ा होगा। अमेरिका ने कितने मुल्कों को डिस्टेबलाइज किया है, कभी इसकी लिस्ट का अंदाजा है आपको? जरा बहुत पीछे मत जाएं, पिछले 10 या 20 साल ही ले लीजिए। अमेरिका जो है वो स्वाय अपने मकासद के किसी मुल्क से दोस्ती नहीं करता, सिर्फ उस मुल्क से दोस्ती करता है और करना चाहता है जिससे वो अपना मकसद हासिल कर सके। अफसोस सिर्फ इस बात का हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान इतने लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 23-24 साल के बाद पाकिस्तान गई है, और अगर दुनिया देख रही है तो इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। यौम पाकिस्तान भी बहुत शान शौकत से मनाया गया, OIC कॉन्फ्रेंस भी ठीक ठाक अंदाज में हुई, बहुत शान से हुई, ये सब कुछ हुआ। तो जो दूसरे मुल्क हमेशा पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री साबित करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, वो भी परेशान होंगे, और अल्लाह ताला परेशान ही रखे उनको, और ये सब लोग खेल कर महफूज वापस भी आ जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है, इतने सालों के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में मैचेस खेल रही है तो ज्यादातर टीवी चैनल्स जो हैं वो सियासत के पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है कि अब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टीवी चैनल्स को कुछ देना पड़े ताकि वो उनका लाइव कवरेज दिखाएं, क्योंकि अभी तो वो सियासत ही दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस तो करना है ना। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ के साथ आज की पॉडकास्ट में आपको खुदा हाफिज कहते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।